सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे तरीकों से खींचे जा सकते हैं, जैसे कि पिवट पॉइंट होता है, हमारे पास में फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मूविंग एवरेज से हम खींच सकते हैं, ट्रेंड लाइन को हम लोग मिला के खींच सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने का। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां पे बायर्स और सेलर्स बल्क में बैठे होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए या फिर मार्केट को नीचे ले जाया जाए, या फिर मार्केट को बीच में ही रहने दे, मतलब मार्केट को साइडवेज में रहने दे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि आप इसे समझ सकते हो कि मैक्सिमम ट्रेडर जो ट्रेड लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या फिर कैश में, वे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं। अभी जब कहीं वीडियो देख रहे होंगे ट्रेड लेने के बारे में या ट्रेडिंग सीखने के लिए, टीचर्स बताते हैं कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लीजिए या फिर सपोर्ट पे ट्रेड लीजिए, रेजिस्टेंस पे ट्रेड लीजिए। कैसे ट्रेड लेना होता है, क्यों लेना होता है, वो तो एक स्ट्रेटेजी की बात है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत सारे ट्रेड लिए जाते हैं और यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें खींचना कैसे होता है, हम कहाँ पर इसे खींचे और ये है क्या, इसे हम आसानी से समझ लेते हैं ताकि हमें ट्रेड आसानी से मिलता रहे। तो आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का सहारा लेने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले मान लीजिए कि ये दो लाइन्स है, पहला लाइन ये ऊपर में है और दूसरा लाइन ये नीचे। ये लाइन क्या है? ये ऐसे लाइन है जिसमें ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी और ऊपर में भी ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। नीचे वाले लोगों के पास में भर भर के पैसे हैं, टोकरे भर भर के पैसे रखे हुए हैं, तो इन लोगों के पास में क्या है? पैसे हैं। और ऊपर वाले लोगों के पास क्या है? इनके पास मान लीजिए कि टोकरी भर भर के सेब है। क्या है? सेब, मतलब कि एप्पल है। अब मार्केट में ये बीच में जो है वो सारा चीजें क्या है? मार्केट है। और यहाँ पे एप्पल बिकना चालू होता है मार्केट में। अब ध्यान से देखिएगा, मार्केट में एप्पल बिकना चालू हुआ और मार्केट में इस रेंज तक एप्पल आया कोई प्राइस लेके। मान लीजिए कि यहाँ पर एप्पल का प्राइस 10 रुपया है और यहाँ पे एप्पल आ गया। अब यहाँ पे जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, ये नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, इनके पास पैसे हैं लेकिन एप्पल नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि एप्पल हम खरीदें। जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनके पास एप्पल है लेकिन पैसे नहीं है, तो ये चाहते हैं कि अपने एप्पल को ज्यादा रेट पर बेचें। तो जैसे ही मार्केट में एप्पल ये नीचे सस्ते रेट पे आते हैं, तो ये लोग जो पैसे लेकर बैठे हुए हैं, ये एप्पल्स को खरीदने लगते हैं। और जब एप्पल्स को ये लोग खरीदेंगे, तो आपको पता होगा कि जब किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है और सप्लाई लिमिटेड होता है, मतलब सप्लाई उतना ही है, तो उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है। आप एग्जांपल से देख लीजिएगा, आसपास में नज़र घुमा के। मान लीजिए कि आपके पास 5 एप्पल है, उसे खरीदने के लिए 2 या 3 लोग आए, तो आप एप्पल का रेट सही रखोगे। लेकिन उसे ही खरीदने के लिए, मात्र 5 एप्पल खरीदने के लिए अगर 20 लोग आ जाए, तो आप अपने एप्पल्स का रेट बढ़ा लेते हो, क्योंकि इसका सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एप्पल तो लिमिटेड है लेकिन यहाँ पे खरीदने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? एप्पल को खरीदते जाते हैं और पैसे इनका बढ़ते जाता है। ये लोग डिमांड बढ़ाते जाते हैं और सप्लाई लिमिटेड होने के कारण इसका पैसा बढ़ते जाता है, मतलब इसका कीमत बढ़ते जाता है। और ऊपर वाले लोगों के पास बहुत सारा एप्पल है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में कब एप्पल का रेट बढ़े कि वे लोग अपना एप्पल मार्केट में सप्लाई करें और उसे बेचने लगे। तो ये लेवल बना के बैठे हुए हैं कि जब मार्केट में यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ 15 रुपया है, जब 15 रुपया पर मार्केट में एप्पल का रेट आएगा तो उसे वो बेचने लगेंगे। जैसे ही एप्पल का रेट यहाँ 15 के पास में पहुंचता है, ये लोग क्या करते हैं? अपना टोकरी से जो एप्पल निकालते हैं और उसे बेचने लगते हैं मार्केट में। और जैसे बेचने लगते हैं तो अब क्या हुआ? अब सप्लाई बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या? यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था। यहाँ पे डिमांड जब बढ़ रहा था तो एप्पल का प्राइस हाई हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई बढ़ रहा है, और सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्राइस नीचे गिरेगा और ये प्राइस ऐसे नीचे चलता जाता है और फिर नीचे आते रहता है क्योंकि ये लोग अपना सेब जब तक बेच रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन नीचे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर से बायर्स लोग तो बैठे हुए हैं, तो फिर ये कहीं इधर आता है। जब 10 के आसपास में प्राइस आता है, मान लीजिए कि 11 आता है या फिर 9 रुपए पे आता है, फिर से ये लोग खरीदने लगते हैं क्योंकि ये लोग तो पहले से ही पैसा भर के बैठे हुए। फिर ये प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और फिर जब प्राइस यहाँ पर 15 के आसपास पहुंचता है, जैसे कि 14-13 के आसपास पहुंच गया, तो फिर क्या करते हैं? ये लोग अपने टोकरी से एप्पल निकाल के बेचने लगते हैं और फिर से क्या होता है? यहाँ से सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस फिर से डाउन होता है। तो मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस ऐसे ही चलते रहता है सप्लाई और डिमांड के अनुसार से। अगर मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों सेम हो तो मार्केट में क्या आता है? साइडवेज मार्केट चलता है। ऐसे करके साइडवेज में मार्केट चलता रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये जो आपने ऊपर वाला लाइन देखा, यहाँ पे क्या होता है मार्केट में? सेलर्स। और इसी को जो ये जोन है पूरा, आप जो ये जोन देख रहे हो, इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ से चीजें सप्लाई होता है, स्टॉक यहाँ से सप्लाई हो रहा है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। और यहाँ से क्या हो रहा है?
यहाँ से डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बैठे कौन होते हैं, बायर्स। और ये बायर्स क्या करते हैं, चीजों को खरीद के ऊपर ले जाते हैं, मार्केट के प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, किसी भी स्टॉक प्राइस को। तो अब आपको सप्लाई और डिमांड समझ आ गया, और सप्लाई डिमांड काम कैसे करता है ये समझ में आ गया। किसी भी स्टॉक का प्राइस घटता बढ़ता क्यों है ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बल्क में बैठे होते हैं, बहुत सारे बायर्स और सेलर्स बैठे होते हैं, इसलिए ये लोग मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस को डिसाइड कर पाते हैं कि इससे ऊपर ले जाना है या फिर नीचे ले जाना है। अब जो हमारा मेन चीज है कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, उसे देख लेते हैं। इसे देखने के लिए आप समझ लीजिए, ये जो हमारा सप्लाई जोन होता है, जो ये हमारा सप्लाई जोन है, यही हमारा रेजिस्टेंस भी कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। और ये जो हमारा डिमांड जोन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। अब इस डिमांड जोन को हम लोग सपोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक सपोर्ट मिल जा रहा है। यहाँ पे जो लोग बायर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट में उस स्टॉक को खरीद के फिर से उसे नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब जिसका प्राइस क्रैश होते जा रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट देते रहे कि भाई इससे ज्यादा गिरने नहीं देंगे, टेंशन मत लो, हम तुम्हें फिर से ऊपर लेके जाएंगे। और इसे ये ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे ही फिर ऊपर से सेलर्स चाह रहा है कि नीचे ले आए प्राइस को, फिर से ये लोग क्या कर रहे हैं, बायर्स लोग यहाँ से इसे सपोर्ट देकर फिर से प्राइस को ऊपर लेके चले जा रहे हैं। मतलब ये लोग हेल्प कर रहे हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करा दे रहे हैं ताकि प्राइस ऊपर ही जाता रहे। इसलिए इसे हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। इसे हम रेजिस्टेंस जोन क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो सप्लायर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो सप्लाई जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अब प्राइस को हम इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। हमारे पास पहले से ही सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, हम उसे बेच के इसे और नीचे लेके जाएंगे। जब भी ये यहाँ पर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पर सप्लाई जोन में जो सेलर्स है, वो प्राइस को रेसिस्ट कर रहे हैं ऊपर जाने से, वो रोक रहे हैं उसे कि वो ऊपर नहीं जाने देंगे। इसलिए इसे हम रेसिस्ट बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। जब भी देखिए मार्केट में यहाँ से आया, यहाँ से सपोर्ट जोन से क्या हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। जैसे ही यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं से क्या होता है, सेलर्स जो बैठे होते हैं वो चाहते हैं कि प्राइस को और नीचे ले जाए, और नीचे ले जाकर इसे धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस जोन बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए मार्केट में जब आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट जब आप ड्रॉ करते हैं ऐसे कहीं भी, तो आप क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। लेकिन सीधी लाइन खींचना गलत होता है। क्यों, देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे कहीं 10 रुपए के आसपास में बायर्स चाहते हैं खरीदना, और कहीं 15 रुपए के आसपास में सेलर्स बेचना चाह रहे हैं स्टॉक को। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो क्या सारे बायर्स एक साथ खरीदना शुरू करेंगे? नहीं, कोई हो सकता है कि उन्हें जल्दी डर लग रहा है कि भाई प्राइस यहीं से ऊपर जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस 11 रुपए के पास में ही है, तब से वो खरीदने लगेंगे। तो हो सकता है कि वो लोग प्राइस को 11 से ही ऊपर रिवर्स करवा दे। कोई हो सकता है कि प्रॉपर 10 रुपए तक आने का वेट करे, तो वो 10 रुपए से रिवर्स करवाएंगे। हो सकता है कि कोई खरीदारी तेज से कब करे, जब 10 से नीचे आ जाए, 9 पर आ जाए, तब वो तेज से खरीदारी करने लगे, तो 9 से रिवर्स होगा। तो इसलिए क्या होता है कि एकदम 10 पर एक लाइन नहीं खिंचाएगा, जबकि ये 11, 9 और 10 के बीच में एक जोन खिंचाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खींच रखा है, एक जोन खींचिएगा, ऐसे करके एक जोन खींचा जाता है जो हमारा सपोर्ट का काम करता है। सेम वही हाल है रेजिस्टेंस का भी। एक प्राइस पे तो सारे लोग बेचेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए जब भी आप मार्केट में भी देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा, खैर से हम क्लियर करके आपको बता देते हैं। ये समझ में आएगा आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें समझ में आ चुका है। अब हम इस मेस जो हमने क्रिएट किया है उसे हम डिलीट कर देते हैं। अब देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, बताइए क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, ये हमारा डिमांड जोन है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। और इसी सपोर्ट के पास में हमारा क्या है, बताइए क्या है, यहाँ पे बायर्स होते हैं। ये हमारा डिमांड जोन के पास कौन है, बायर्स है। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, सप्लाई है। सप्लाई जोन में क्या होता है हमारा, सेलर्स होता है। समझ में आ गया। अब इसे हम आपको टूल्स के माध्यम से खींच के बता देते हैं। देखिए, ये सप्लाई और डिमांड जोन खींचने के लिए, या फिर बोले तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींचने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप ट्रेंड लाइन का सहारा नहीं लेके, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर शेप होता है हमारा, उसका हम सहारा लेंगे, रेक्टेंगल का, और तब इसे हम आसानी से खींच सकते हैं, एक जोन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम खींच रहे हैं, ये रहा हमारा एक प्रॉपर, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है, और फिर से हम इसे ऊपर एक रेसिस्टेंस खींच देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, रेसिस्टेंस हुआ। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी मार्केट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक अच्छा सा प्यारा सा हमें सपोर्ट दिख रहा है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट जोन है, और यहाँ क्या है हमारा, और ये हमारा रेसिस्टेंस है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंगल लाइन नहीं खींचा है, यहाँ भी हमने सिंगल लाइन नहीं खींचा है। सभी जगह हम एक रेक्टेंगुलर शेप लिए हैं, एक जोन क्रिएट किए हैं, और इसी जोन से प्राइस का रिवर्स होने का संभावना बना रहता है। जैसे कि यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये सेलर्स क्या किए, प्राइस को नीचे लेके आए। फिर यहाँ पे कौन सा बैठा हुआ है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये प्राइस को ऊपर लेके गए। फिर से यहाँ से सेलर्स क्या किए, नीचे लेकर आए, फिर से बायर्स ऊपर, फिर ये नीचे लेकर आए, फिर से बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स नीचे लेके आए, फिर से बायर्स ऊपर लेके गए, और फिर सेलर्स देखिए अब नीचे लेकर आने की कोशिश तो कर रहे हैं,
लेकिन क्या ये पूरे नीचे ले पाए हैं? नहीं, इसे लेकर नहीं आ पाए हैं नीचे। तो यहीं से क्या हुआ, आपकी बार बायर्स हावी होना शुरू हो गया है। अब देखिए मार्केट में ये आप आसानी से समझ सकते हैं, जब बायर्स एक्टिव होने लगेगा तो ये प्राइस को पूरा नीचे नहीं आने देते हैं, ये जनरली ऊपर से ही इसे कैच पकड़ के ऊपर ले जाते हैं। और देखिए अब की बार ये क्या किए हैं, यहाँ पर जहाँ पे सप्लाई जोन है, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो उनके पास भर भर के सेव जो टोकरे में पड़े हुए थे, अब वो सेव खत्म हो चुका है। अब उन्हें लग रहा है कि भाई अब यहाँ पे हम सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास या तो सेव नहीं है या फिर ये लोग ये सोच रहे हैं कि अब हाई प्राइस पे हम सेल करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, बायर्स हावी हुए और मार्केट को यहाँ से ऊपर लेते चले गए। तो ये समझ में आ गया। तो ब्रेकआउट कब होता है, जब सेलर्स जो होते हैं मार्केट में वो अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाएगा। और नीचे जो ब्रेकडाउन होता है, जनरली ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट को लोग ब्रेकआउट ही बोलते हैं, लेकिन जो नीचे हो आप देख रहे होंगे ऐसे करके प्राइस जब नीचे जाता है, ये अपने जोन को ब्रेक करके, इसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन जब होगा कब, जब यहाँ पर बायर्स जो है वो खरीदारी करना बंद कर देंगे, बायर्स नहीं चाहेंगे कि प्राइस और ऊपर जाए, तब क्या होता है, तब ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन छोटा सा हुआ, ये ऊपर गया। अगर मार्केट चलता ही रहता है तो यहाँ से चांस होता है कि ये प्राइस को और नीचे लेकर आए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी आपको खींचना है तो क्या कर सकते हैं आप देखेंगे ये चार्ट जो चल रहा होता है उसमें आपको क्या देखना है, कम से कम 2 ऐसे पॉइंट्स देखना है जो हाई को टच करे। जैसे कि मार्केट में आप देख सकते हैं, मार्केट ऐसे ऐसे चलते रहता है, तो इसमें आपको 2 हाई पॉइंट को ऐसे मिलाना है जो एक लाइन पे पड़े। जैसे कि ये हमारा एक लाइन हो गया, इसमें हमको 2 पॉइंट्स को कम से कम मिलाना है। 2 से जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है आपके लिए, 2 से कम है तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आगे भी मिल रहा है, आगे भी मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, तो हमारा 4-4 पॉइंट मिल गया, मतलब 4-4 हाई हमें मिल गया। तो हम इसे आराम से एक लाइन खींच लेंगे जो हमारा एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ पे देखिए 1 लो, 2 लो, 3 लो, 3-3 लो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम आराम से एक लाइन खींच सकते हैं। 2 लो मिले तब भी हम एक लाइन खींच सकते हैं और उसे हम सपोर्ट मान सकते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पे 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, यहाँ पे 4 हाई, इतना हाई मिला तो हम क्या किए, यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच लिए। नीचे देख लीजिए 1 लो, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे इतने सारा हमें लो मिल गया, तो इससे क्या हो गया, सपोर्ट बना लिए। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस खींचने के लिए आपको ध्यान रखना है, हाई कम से कम 2 पॉइंट और लो का कम से कम 2 पॉइंट मिले तो उसे हम कनेक्ट करेंगे और सपोर्ट या रेजिस्टेंस खींच सकते हैं। अब आपके साथ कंफ्यूजन होगा कभी कभी, ऐसे अगर आप देख रहे होंगे तो कैंडल बनता है उसमें वीक होता है, कहीं कहीं ऐसे पूरा भी कैंडल होता है। तो आप सोच रहे हो कि हम ये वीक का क्या करें, वीक से कैंडल के ओपन या क्लोज को मिलाएं, या फिर सारे कैंडल्स का ओपन और क्लोज को मिलाएं, या फिर सारे कैंडल्स का वीक जो है वीक के पॉइंट को वीक के हाई और लो को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा है कुछ मार्केट में जो आपको सीधा दिख जाए आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें वीक का अपर पॉइंट मिला, मतलब कि हाई मिला, हमने उसे कनेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें ओपन और क्लोज मिल गया है, हमने उसे भी कनेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमें वीक का हाई मिला है तो हमने इसे कलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से तो खैर ब्रेकआउट ही हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे कैंडल है, लेकिन यहाँ पे देखिए वीक का लो मिला है, हमने इसे कनेक्ट किया है। यहाँ पे भी हमें लो मिला है वीक का, हमने इसे कनेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमें बॉडी का मिल गया, बॉडी को कनेक्ट कर लिया। तो चाहे बॉडी का ओपन या क्लोज मिले या फिर वीक का हाई या लो मिले, हम उसे कनेक्ट करते चले जाएंगे एक सीधी लाइन में, वही हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होगा। मैंने इस वीडियो में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं बताया है, ना ही आपको ट्रेड कैसे लेना है वो बताया है, लेकिन अब आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, ये कहाँ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब क्रिएट होता है और हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना कैसे है। और एक और आपको बात बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारे तरीकों से खींचे जा सकते हैं। जैसे कि पिवट पॉइंट होता है, हमारे पास में फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, मूविंग एवरेज से हम खींच सकते हैं, ट्रेंड लाइंस को हम लोग मिला के खींच सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने का, जिनमें से एक हम लोग क्या किए हैं, हाई और हाई को कनेक्ट करते हुए, लो और लो को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचना आज सीखा है। और बेसिकली हमने इस वीडियो में ये जाना है कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या है, बायर्स और सेलर्स कहाँ बैठे होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो मैं डिटेल में लाऊंगा, जिसमें सारे तरीकों से मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है और कहाँ कहाँ ट्रेड हमें मिलता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इन सभी पे हमें कैसे ट्रेड लेना है नहीं लेना है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। एक सेपरेट सीरीज बनेगा उसका, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक वीडियो में खत्म होने वाला चीज नहीं है। लेकिन अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं भी आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।